गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। ऊर्जा का प्रवाह पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पे जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य ऊर्जा के माध्यम यानी कि सौर ऊर्जा से संपन्न होते हैं। तो सौर ऊर्जा जो होती है वो हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। तो सूर्य के माध्यम से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो उत्पादक ग्रहण करते हैं। तो उत्पादक सूर्य के प्रकाश को किस तरह से ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पादक सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में परिवर्तित करके ग्रहण करते हैं। उत्पादक में पेड़ पौधे और घास आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम में, सभी में। तो सबसे पहले हम लोग इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है ये देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन और जल को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है जबकि ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आ भी चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है और जो जल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। तो जब रिडक्शन यानी कि कार्बन के साथ जब जल मिलता है तो यहाँ पे रिडक्शन क्रिया कहते हैं। जब कार्बन के साथ जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में जब हमारा ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जबकि जल का ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन होता है, जल होता है, ऑक्सीजन और जल मुक्त होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो रंध्र के माध्यम से और जो जल होता है ये भी रंध्र के माध्यम से जो जल होता है उसका वाष्पो उत्सर्जन हो जाता है। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये मुक्त हो जाता है। रंध्र को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम तत्व हमारे क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये कौन से रंग में सबसे अधिक होती है? तो हमारा वो रंग है लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद बैंगनी। इसमें कहीं हरा नहीं है, तीन मात्र ऐसे रंग है जहाँ प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है, उसके बाद नीला और उसके बाद बैंगनी। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग देखेंगे जो उत्पादक होता है वो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा ग्रहण करता है। उसके बाद आपका आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करता है। देन उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करता है और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद उनका अपघटन हो जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस है। और जो उत्पादक होता है उसमें पेड़ पौधे घास आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु, द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता में सर्वाहारी। जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर के, प्राथमिक उपभोक्ता आपके द्वितीय पोषण स्तर के, द्वितीय उपभोक्ता आपके तृतीय पोषण स्तर के, जबकि तृतीय उपभोक्ता आपके चतुर्थ पोषण स्तर के होते हैं और इसको ही उच्चतम पोषण स्तर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना जो प्रथम होता है वो द्वितीय पोषण स्तर में जबकि द्वितीय तृतीय पोषण स्तर में आता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऊष्मागतिकी के नियम इस प्रोसेस में लागू होते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम कितने होते हैं? दो। फर्स्ट है आपका कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा
यानी कि विकिरण ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है, जबकि जो उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। तो ये ऊर्जा को आपको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। सेकेंड है, जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में करी जाती है तो ऊर्जा की कमी होती है, यानी कि ऊर्जा का क्षय होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जब उत्पादक से उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मान लीजिए यहाँ पे 100% उसने ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करी। अब जब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो ये 100 से यहाँ पे कम हो जाएगा, उसके बाद द्वितीय में और कम और तृतीय में और कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऊष्मागतिकी का नियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि ऊर्जा हमारा एक दिशा में बढ़ता है। जैसे सौर ऊर्जा को उत्पादक ने कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण किया, अब उत्पादक उसे पलट के सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो मैंने बताया कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो उत्पादक होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसके बाद उत्पादक ग्रहण करता है, देन उपभोक्ता ग्रहण करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अजैविक प्रणाली से जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह है वो जैविक प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, ऊर्जा की मात्रा हर पोषण स्तर में घटती जाती है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ऊर्जा का मात्रा हर पोषण स्तर में घटती जाती है। तो इसके आधार पे आपका लिंडमान का 10% नियम है। आइए देखते हैं लिंडमान का 10% नियम। लिंडमान का 10% नियम, जो लिंडमान का 10% नियम था वो 1942 में दिया गया। इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो मात्र 10% ही दूसरे स्तर में पहुंचता है, जबकि 90% जो ऊर्जा होती है वो जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है, यानी कि जो भी दिनचर्या के कार्य होते हैं उन कार्यों में खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सर्जन हो गया, अपने जो भी जैविक कार्य होते हैं, शेर है तो वो अपने शिकार के लिए भी ऊर्जा व्यय करेगा। तो इस तरह के कार्यों के लिए आपका 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जबकि जो 10% होती है वही ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर पे उसका स्थानांतरण होता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए घास और पेड़ पौधे ये अपना भोजन होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि जो 10,000 कैलोरी ऊर्जा है वो आपकी पेड़ पौधों ने बनाई है। अब जो लिंडमान का 10% नियम है ये क्या कहता है कि जो 10,000 में से मात्र 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में यानी कि द्वितीय पोषण स्तर में जाएगी। तो 10,000 का हम लोग निकाल लेंगे, 10% कितना आ जाएगा? 1,000 कैलोरी ऊर्जा आपकी द्वितीय पोषण स्तर में पहुंच जाएगी। अब जो हिरण और खरगोश है ये लोग अपनी 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में खर्च कर देगी, जबकि जो 10% ऊर्जा होती है वो हिरण और खरगोश में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब सियार हिरण और खरगोश का शिकार करेगा तो यहाँ पे 1,000 में से 10% ऊर्जा आपकी सियार के पास जाएगी, यानी कि 100 कैलोरी ऊर्जा, और 90% ऊर्जा आपकी जैविक कार्यों में खर्च हो जाएगी। इसके बाद हमारा शेर का नंबर आता है, यानी कि उच्चतम पोषण स्तर यानी कि शेर का। तो जब शेर सियार का शिकार करेगा तो 100 कैलोरी ऊर्जा में से मात्र 10% ऊर्जा ही शेर के पास पहुंच जाएगी, यानी कि मात्र 10 कैलोरी ऊर्जा ही शेर के पास पहुंच पाई है। तो और 90% ऊर्जा ये शेर अपना जैविक कार्य में खर्च कर देगी। और हम अपघटक जब अपघटन करेंगे इस मृत जानवर का तो इसके पास इसका भी निकाल लेंगे 10%, तो मात्र 1 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी और 1 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी। तो ये हो गया आपका 1 कैलोरी ऊर्जा, और अपघटक इस ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं वायुमंडल में।
तो ये हो गया आपका लिंडमान का 10। कुल मिला के बात ये है कि जो लिंडमान ने अपना नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हो पाता है। तो ये आपका लिंडमान का 10% नियम था। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैंने पढ़ाया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।